नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर इंसान जिंदगी में दो ही उम्मीदें रखता है। वो ये सोचता है कि वो खूब जिए, लंबा जिए और साथ ही साथ वो जिए तो उसे कोई बीमारी ना हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। राहत इंदौरी कहते हैं, जिससे साथ निभाने की उम्मीद मत रखो, इस मुसाफिर को तो रास्ते में ठहर जाना है। लेकिन होता यह है कि अगर बात करें हम अपने इस शरीर की, तो हम में से कितने लोग इसका ख्याल रखते हैं। कब ये सोचते हैं कि अगर हम इस पर ध्यान दें तो शायद हमें बीमारियों से निजात भी मिलेगी और जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की गुणवत्ता वो भी बनी रहेगी। बात करें हमारे शरीर की, हमारी हड्डियों की और जोड़ों की, इन पर तो हमारा ध्यान अक्सर तब जाता है जब कोई ना कोई परेशानी में हम पड़ जाते हैं। आज टोटल हेल्थ में हम बहुत विस्तार से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जोड़ जब साथ छोड़ने लगे तो हमें क्या करना है और साथ न छोड़ें इसके लिए हमें क्या करना है। जी हाँ, और साथ ही विशेषज्ञों से ये भी समझेंगे कि अगर बात आती है जोड़ों के खराब होने की या फिर किसी रोग से प्रभावित होने की, तो कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जोड़ों की समस्याएं होती हैं, किस तरह से इसकी पहचान हो। और दरअसल जब भी किसी व्यक्ति को जोड़ों की कोई भी समस्या होती है तो स्टेरॉइड से लेकर पेन किलर्स से लेकर कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे मालिश की बात की जाए और न जाने क्या क्या। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बहुत जरूरी है सही समय पर सही तरीके से इलाज करवाना। यदि ऐसा नहीं होता है तो भी समस्याएं होती हैं और विशेषज्ञों का काम भी मुश्किल हो जाता है। वहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है और किस तरह के बदलाव इसके बाद होने चाहिए, बहुत सी बातें हैं आज जानने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल जोड़ किस तरह से कार्य करते हैं और कौन सी समस्याएं प्रभावित करती हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों को। किसी भी व्यक्ति को कभी न कभी जोड़ों के दर्द जैसी समस्या हो ही जाती है और उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों की समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि समस्या इतनी अधिक बढ़ जाए और विशेषज्ञ द्वारा ये कहा जाए कि अब जरूरत है जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी जोड़ को बदलने की, तो बात वाकई चिंता की है। हम दिन भर में चलने, उठने, बैठने जैसी कई क्रियाएं करते हैं। चलते समय सबसे अधिक दबाव पड़ता है घुटने के जोड़ यानी नी जॉइंट पर और उठते या बैठते समय सबसे अधिक दबाव पड़ता है हिप जॉइंट यानी कूल्हे के जोड़ पर। हिप जॉइंट शरीर के ऊपरी भाग का पूरा भार सहन करता है। हिप जॉइंट पेल्विस में स्थित होता है। इसमें गोलाकार सॉकेट होता है जो इसे जांघ की हड्डी से जोड़ता है, जबकि नी जॉइंट 3 मुख्य हड्डियों से मिलकर बनता है। पटेला यानी नी कैप, फेमर यानी जांघ की हड्डी और टिबिया यानी शिन बोन। कार्टिलेज नामक तत्व जो इन हड्डियों की सतह पर होता है, उसके घिसने पर दर्द या सूजन हो सकती है। कमजोरी या किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न होने पर जोड़ ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाते। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। संक्रमण, किसी प्रकार की चोट या घाव के कारण, जन्म से विकृति, बीमारी, बढ़ती उम्र या अत्यधिक वजन। ऐसा होने पर रोगी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ मामलों में जरूरत होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट की। जोड़ों की सभी समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। साथ ही जरूरी है कम उम्र से ही जोड़ों की सही देखभाल करना। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। कई बार जानकारी और जागरूकता का स्तर सिर्फ इतना होता है कि हम किसी भी समस्या में जब पड़ते हैं तो बहुत से लोगों को ये तक पता नहीं होता कि उन्हें जाना किस विशेषज्ञ के पास है। जोड़ों की अगर बात आती है, इसको लेकर भी जागरूकता का स्तर सचमुच बहुत कम है। तो कहाँ जाना चाहिए, किस विशेषज्ञ से जाकर सलाह करनी चाहिए और कब जोड़ बदलवाने चाहिए, बहुत विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा विशेषज्ञों के साथ टोटल हेल्थ में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड र्यूमेटोलॉजी डिवीजन एम्स, डॉक्टर उपेंद्र पाल सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एम्स, डॉक्टर SKS मारिया, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक मैक्स हेल्थ केयर, एंड डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, एम्स। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर यू सिंह, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें पूरे शरीर में, पूरी संरचना में इसके, अगर हम जोड़ों के महत्व को अगर हम समझने की कोशिश करें, क्यों जरूरी है जोड़ों का बिल्कुल स्वस्थ रहना, इसको जरा हमें बताएं। कि हम यही सोचें कि आदमी एक जानवर है, वो अपने खाने पीने के लिए, अपने दिनचर्या के लिए इधर से उधर जाता है, तो उसको इस काम कराने के लिए जोड़ ही काम आते हैं। यदि हम बुजुर्गों को सुने, वो अपने रोज जो प्रेयर करते हैं रात को सोने से पहले कि हे भगवान, मुझे हमेशा चलते फिरते रहने देना, ताकि मैं जिंदगी किसी के ऊपर आधारित ना हो सके, मैं अपना काम कर सकूं, ये सब करने के लिए जोड़ ही चलाते हैं। जी डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी बात आती है जोड़ों की समस्या की, तो लोगों को यही लगता है कि बहुत मामूली सी समस्या है, खुद ही कोई दवा ले लीजिए और खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर बात करें इसके प्रभावित होने की, क्या वाकई इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसमें जो जॉइंट के टाइप्स होते हैं, अर्थराइटिस के टाइप होते हैं, दोनों बढ़ रही हैं। पहले तो एज वाली अर्थराइटिस भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर गई है, तो एज रिलेटेड अर्थराइटिस का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। सेकेंडली, जो वायरल फीवर्स होते हैं वो कई बार धीमे धीमे करके इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेंगू बहुत कॉमन हुआ है आजकल पिछले कुछ साल से, तो इनमें कुछ परसेंटेज वो फुल ब्लोन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से अर्थराइटिस का इंसिडेंस बढ़ा है। जी डॉक्टर मारिया, जब जोड़ों की बात आती है, ये जो बात आ रही है कि जोड़ प्रभावित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन से जोड़ प्रभावित होते हैं अगर हम अपने देश की बात करें? देखिए, अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा घुटनों में असर पाया जाता है, और ये इसलिए, जैसे डॉक्टर यादव ने बताया, उम्र बढ़ रही है, जोड़ ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, और हर आदमी चाहता है कि मैं हर काम करूं। स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ सुस्ती भी बढ़ रही है। हम लोग देखिए कुर्सियों पे आराम से बैठे हैं, जिसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, और इससे जब मसल वीक होने लगते हैं तो जोड़ भी घिसने लगते हैं। दूसरी तरफ आता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक दूसरा स्पेक्ट्रम है। तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम हैं, जिसमें कि रूमेटॉइड एक तरफ और एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे कॉमन है घुटनों का है। जी डॉक्टर उमा कुमार, ये जो बात हुई बीमारियों की, इसके अलावा कौन से फैक्टर्स आप बताना चाहेंगी जो वाकई में सभी तरह के जोड़ों को प्रभावित करते हैं या उनको क्षति पहुंचा सकते हैं? अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हम उन्हें दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉरी, एक है मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जिनको हम कुछ चेंजेस लाके करेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नॉन मॉडिफाइबल, जिसमें हम अपनी तरफ से कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर हम नॉन मॉडिफाइबल की बात करें तो उनमें आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। हम सब किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बीमारी हमें हो ही जाएगी, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलता है तो वो डिजीज डेवलप हो जाती है। लेकिन इसका मतलब मैसेज बिल्कुल ये ना जाए कि ये हेरिडिटरी होती है, ये हेरिडिटरी बिल्कुल नहीं है। सेकेंड है एज, जो नॉन मॉडिफाइबल है, क्योंकि कुछ आर्थराइटिस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होती हैं। जैसे अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो रही थी, तो जब एज बढ़ने लगती है तो वो चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं। थर्ड है जेंडर, जितनी भी सीरियस टाइप की आर्थराइटिस होती हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब हम बात करें नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की, तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आता है जो हमारी लाइफस्टाइल है। ओबेसिटी हम चेक कर सकते हैं। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस होने के लिए। रिकरेंट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर यादव ने कहा कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनमें आर्थराइटिस हो जाती है। तो अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखते हैं, अपने सराउंडिंग में हाइजीनिक कंडीशन रखते हैं, तो रिकरेंट इन्फेक्शन से भी बचा जाता है। और ओरल हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल उभर कर आ रहा है आर्थराइटिस के कॉज करने में, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर यू सिंह, ये जितने भी कारणों की बात हुई, खास तौर पर जैसे डॉक्टर उमा ने कहा कि डाइट है या लाइफस्टाइल है, आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं, क्या स्तर आपको लगता है उन लोगों में जागरूकता का कि वाकई में इस तरह का खाना खा रहे हैं तो शायद इसका प्रभाव हमारे जोड़ों पर पड़ेगा? देखिए, खाने के लिए चाहे आप प्राइमरी स्कूल की किताबों में देखें, संतुलित आहार के लिए कहा जाता है। दूसरी लाइफस्टाइल के लिए कहें, जैसे डॉक्टर मारिया ने अभी कहा कि हम लोग सीडेंट्री हो गए हैं,
और सारा दिन बैठे रहते हैं, काम पर गए, कंप्यूटर पर खेले और टीवी पर आके देख लिया और सो गए। तो फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे मसल्स जो हैं स्ट्रांग होते हैं और उनकी वजह से हमारे जोड़ों को प्रोटेक्शन मिलती है। और जो हमारा दिन भर में हमारा वेयर एंड टियर होता है कुछ काम करने से, खेलने से, भागने दौड़ने से या कभी चोट से, वो डाइट के साथ में आके ठीक होता है। एक चीज़ मैंने देखी कि प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हर एक को मालूम है, विटामिन्स के बारे में भी मालूम है, वो कहाँ से मिलते हैं। मेजॉरिटी जो लोग बड़ी उम्र के जिनके जोड़ों की दर्द ठीक नहीं होती, फ्रूट्स की कमी हमने देखा है बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो संतुलित आहार बहुत मायने रखता है अलॉन्ग विद अपना फिजिकल एक्टिविटी रोज चला के। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, ये जो बात जो अभी सामने आ रही है इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल की भी बात हुई, लेकिन इसके अलावा एक समूह ऐसा जरूर रहता है, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें ज्यादा खतरा होता है कि जिनके जोड़ जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर हम ऐसे लोगों की बात करें, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की भी जरा बात इसी के साथ जोड़कर कर लें, कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जो ज्यादा सैर पर नहीं जा सकते, उनको लगता है कि हमारी हालत ऐसी नहीं कि हम सैर करें, फिर ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है कि वो सैर को जा नहीं सकते और उनके मसल्स कमजोर होते जाते हैं और जोड़ खराब होते रहते हैं। उस ग्रुप को जरा आइडेंटिफाई करें, कौन इस ग्रुप में आएंगे? स्पेशली ये ज्यादातर एल्डरली एज ग्रुप होता है। बहुत नी जॉइंट खराब हो गए, सैर डेफिनेटली नहीं कर सकते अगर आप रिप्लेस नहीं करा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज जो आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, और उन खराब जोड़ों के रहते हुए भी बहुत सी सेफ एक्सरसाइज है। ठीक है, आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सैर नहीं कर सकते, और वो भी लगभग उतनी इफेक्टिव होती है जिसपे कि आम जनता को पता नहीं है, और हम लोगों का भी थ्रस्ट कम रहता है। हम केवल मॉर्निंग वॉक बेस्ट है, नो डाउट, लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, नी में कोई प्रॉब्लम है, तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है बिना नी के ऊपर स्ट्रेस डाले हुए जो आप कर सकते हैं, जो आपको फिट रख सकता है, मसल की टोन अप रख सकता है और जॉइंट आपका बच सकता है। जी डॉक्टर मारिया, जब भी कोई जॉइंट प्रभावित होने लगता है, चाहे बीमारी के कारण हो या कोई भी अन्य कारण हो, किस तरह की समस्या उसमें उत्पन्न होगी और क्या समस्याएं उस व्यक्ति को होंगी जिसके जोड़ प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज जिसके कारण एक व्यक्ति मदद मांगता है वो है दर्द, पेन। अगर पेन नहीं होगी तो शायद कुछ भी हो, पेन के अलावा डिफॉर्मिटी आ सकती है, उसके अलावा आपकी चलने फिरने की स्पीड कम हो सकती है, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। सबसे पहली चीज है दर्द या पेन। जब पेन होगी फिर धीरे धीरे उस जोड़ के आसपास कुछ स्वेलिंग होने लगेगी, चलने के वक्त थोड़ी बहुत लचक आ सकती है, जैसे इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, और ये एक विशियस साइकिल या एक चक्रव्यूह बन जाता है जिसमें कि आदमी आगे फंसने लगता है। जैसे जैसे उसकी दर्द बढ़ी, उसकी सोजिश बढ़ी, उसका चलना फिरना कम हुआ, तो उसके मसल और कमजोर होने लगते हैं। मसल कमजोर होने लगते हैं तो जो जोड़ों को मसल और लिगामेंट पकड़ते हैं, वो जोड़ चलते वक्त आपस में और रगड़ खाते हैं। वो और रगड़ खाएंगे तो कार्टिलेज और घिस जाएगा, और घिसेगा तो जो हड्डियां अब बिना कार्टिलेज के हैं वो जब रगड़ खाती हैं, जब आर्थराइटिस फुल ब्लोन हो जाता है, तब वो रगड़ खा के और दर्द होती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो पहचानने बहुत जरूरी होते हैं, और जाहिर सी बात है दर्द तो ऐसा होता है जो अगर किसी को भी होता है तो फिर वो जाता है विशेषज्ञ के पास। फिलहाल डॉक्टर दुर्गेश हैं ऊटी से, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका डॉक्टर दुर्गेश? Good morning, sir. Actually, I am posted in hill station, sir. जी Hello. जी, Actually, in hill stations, this joint pain problem is very common, sir. you're right, yes. And my question is how we can prevent it, and your dietary advice related with these type of patients. या श्योर डॉक्टर यू सिंह, क्या कहना चाहेंगे इनको? सबसे पहली बात कि हिल स्टेशन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि चढ़ाई और उतराई होती है। यदि हम शुरू से ही करते रहें चढ़ाई और उतराई, तो हमारे जो जोड़ के आसपास के मसल्स हैं स्ट्रांग रहते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। यदि हम छोड़ दें चलना तो मसल्स उसी हिसाब से वीक होगा। हिल अप और हिल डाउन जब भी हम जाना की कोशिश करते हैं तो उसमें मसल साथ नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि जैसे पहले कुछ देर पहले कहा कि ठीक न्यूट्रिशन, कि आपका वेट ऑप्टिमम रहे, बहुत ज्यादा भी ना हो और इतना कम भी ना हो कि आपके मसल्स बिल्कुल सुकड़े से रह जाए। तीसरी बात होती है कि बहुत देर तक आलती पालती मार के बैठना, उससे जो जोड़ के अंदर की कार्टिलेज होती है उसकी न्यूट्रिशन खराब हो जाती है।
उसको यदि हम कम करें या पोजीशन चेंज करते रहें तो कार्टिलेज की न्यूट्रिशन बनी रहेगी, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। सो की फैक्टर सही न्यूट्रिशन और सही टाइम आप चलते रहें हमेशा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर उमा, अभी जो बात हिल स्टेशन को लेकर हुई, तो अब कुछ महीनों में जाड़े भी आ जाएंगे। बहुत से लोगों को, और अगर हम हाई रिस्क ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, किसी को भी जिसको किसी भी तरह की गठिया है या जोड़ों की किसी भी तरह की समस्या है और वो उम्र दराज हो, तो होता हमेशा ये है कि जाड़ों में ऐसे लोगों को समस्या ज्यादा होती है। तो क्या जाड़ों का ये रिश्ता आपस में रहता है कि जोड़ों को ज्यादा तकलीफ होती है? देखिए, अगर हम देखें तो जाड़ों के मौसम में यूजुअली लोग रजाइयों में रहना प्रेफर करते हैं, खूब सारे वुलन्स पहन के घर के अंदर रहना और ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उससे होता क्या है, एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है। जैसा कि हम शुरू से स्ट्रेस कर रहे हैं कि बी एक्टिव टू बी फिट, तो जब एक्टिविटी नहीं होगी और खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती हैं विंटर्स के टाइम में, तो वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो ओबेसिटी, जैसे डिस्कस किया कि वेट बढ़ेगा जॉइंट पे ही बढ़ता है, और 1 kg अगर वेट गेन होता है तो जॉइंट पे 3 times मोर स्ट्रेस होता है। और ऐसे ही अगर 1 किलो वेट कम होता है तो 3 गुना ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है जॉइंट्स में। तो एक वो फैक्टर है। दूसरा है, जाड़ों में धूप कम होती है तो उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी जॉइंट रिलेटेड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मसल्स में स्टिफनेस हो जाना, यहाँ वहाँ पेन होने लगना काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। जी डॉक्टर यूल सिंह, जैसा डॉक्टर मारिया ने कहा था डिस्कशन में कि जब भी किसी को जॉइंट प्रॉब्लम होती है या पेन शुरू होती है तो व्यक्ति को लगता है कि क्योंकि समस्या हो रही है तो आराम करूं, ज्यादा से ज्यादा आराम दूं, और उसके बाद वो विशियस साइकिल बन जाता है कि पेन हुआ, मसल्स वीक हुए, जॉइंट वीक हुआ और पेन बढ़ता गया। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाना होगा उस समय ये देखने के लिए कि कहीं अगर पेन हो रहा है ज्यादा एक्सरसाइज करके डैमेज ना हो जाए, या फिर सही तरह से ठीक होए और उसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहे? जोड़ों में जैसे कहा जाता है पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस 3 चीजें होती हैं। जब स्वेलिंग होती है, एक्यूट कंडीशन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नया हुआ या उस समय उसके प्रकोप ज्यादा है, तो उस समय दवाइयों के ऊपर जोर ज्यादा होता है। और दूसरी चीज होती है कि उसके साथ साथ हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी है, जोड़ को चलाना है कम से कम 5 से 15 दफा, ताकि उसमें स्टिफनेस ना हो जाए। दूसरी बात होती है कि जब जोड़ के अंदर स्वेलिंग ज्यादा नहीं है, खाली पेन है, तो पेन को बर्दाश्त करके उसके अंदर एक्टिविटी करके चलने के साथ में और एक्सरसाइज करके ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग करना होता है। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल अब्दुल खालिक साहब हैं राजस्थान से फोन लाइन पर। अब्दुल खालिक साहब, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। मैं अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से उनके जोड़ों में काफी दर्द है और हमने उनको काफी जगह दिखाया, भेड़ के दूध की मालिश की, बिजली के ऑयल की हमने उनके घुटनों पे मालिश की। लेकिन संजीव जी, मैं चंद्रशेखर यादव जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमारे यहाँ फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है पानी में? इससे बड़े ही नहीं बल्कि छोटों के अंदर भी, जोड़ों के अंदर काफी शिकायत है हमारे शहर के अंदर पानी में फ्लोराइड की मात्रा होने से। क्या ये भी प्रमुख कारण हो सकता है जोड़ों को दर्द का? हाँ, ये ओवरऑल खाली एक जॉइंट को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर 1 या 2 जॉइंट अफेक्टेड है तो शायद ये कारण नहीं होगा। अगर पूरे बॉडी में बोन एंड जॉइंट्स पेन हो रहे हैं तो उन कंडीशन में फिर वो फ्लोराइड का वाटर लेवल वो सारा कराना चाहिए। एक बार आप मेरे पास आइए एम्स में, फिर सारा हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। अब्दुल खालिक साहब, आपको डॉक्टर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आप आइए उनके पास। आपके जरिए हो सकता है कि आपके आसपास के तमाम लोगों का भी लाभ हो जाएगा और फ्लोराइड का जो स्तर है वो पानी में, वो आप जरूर जांच करवा लें। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं जोड़ों की समस्याएं और जोड़ बदलने के विषय में। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। जोड़ों की समस्याएं और जोड़ बदलना, ये विषय है आज के टोटल हेल्थ का। चर्चा को आप आगे बढ़ाएं उससे पहले जबलपुर से आरपी अरोड़ा जी हैं टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत अरोड़ा जी, और पूछें सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब तक आपका नमस्कार पहुंच गया और हमारा नमस्कार आपको। जी, मेरी वाइफ की उम्र 67 ईयर है, जी। 67 साल है। इनके हिप जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा एक्सरे में कि हिप जॉइंट इनका घिस गया है और इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिप्लेस कराना ही एक रेमेडी है कि इसके अलावा भी कुछ और तरीका होता है? जी, जी। डॉक्टर मारिया, क्या कहना चाहेंगे इनको? देखिए, आप कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर से मिल चुके हैं और उम्मीद है कि उन्होंने आपका अच्छी जांच की होगी और एक्सरे भी किया होगा। अगर एक्सरे में ये साफ है कि जोड़ पूरा घिस चुका है, कार्टिलेज खत्म हो गया है और जो कि सॉकेट और बॉल जो आप देखते हैं वो आपस में घिस रहा है, तब ये दर्द अपने आप या किसी कम तरीके से ठीक होने के चांस बहुत कम हैं। जी। किसी भी चीज के लिए अगर दर्द भी है, आप pहले एक्सरसाइज और हल्की दवा से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रोज पेन किलर खाने पड़ रहे हैं और एक्सरसाइजेस करने से आपको आराम नहीं आ रहा है, चलने फिरने में आपको दिक्कत है, आस पड़ोस में या परिवार के किसी फंक्शन में जाने से संकोच होता है, तो शायद अब जॉइंट रिप्लेसमेंट का वक्त आ गया है। और इससे परेशान या घबराइए मत, हर चीज का कोई इलाज होता है, किसी चीज का ऑपरेशन, किसी चीज का एक्सरसाइज और किसी चीज का दवा। जी, लेकिन इलाज कैसे करना है डॉक्टर यादव? जब इस तरह का कोई भी पेशेंट आपके पास समस्या लेकर आता है, आप किस तरह से ये तय करते हैं, कौन सी जांच करवाएंगे और फिर ये डिसाइड होगा कि इलाज का तरीका क्या होगा और डैमेज किस तरह का है? मुझे लगता है शायद जॉइंट तो रिप्लेस करना पड़ेगा। एज भी इनकी 67 है और इस एज में अगर जॉइंट रिप्लेस किया जाएगा तो ये लगभग इनके लाइफ लॉन्ग चलेगा। और हम लोगों को ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को केवल एक एक्सरे की जरूरत होती है। बाकी जो जरूरत होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत होती है। हीमोग्राम कराना होता है, किडनी के टेस्ट, लिवर के टेस्ट, ईसीजी, नॉर्मल से जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो बहुत सिंपल से टेस्ट होते हैं। अगर वो सारे ठीक हैं और ये बहुत ही सेफ सर्जरी है और ये मैं कह सकता हूँ ऑर्थोपेडिक्स में कूले को बदलना सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी सर्जरी है। सबसे ज्यादा मरीज कूले वाले जिनके बदले जाते हैं वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं बजाय घुटने वालों के। दोनों ही सक्सेसफुल सर्जरी है, इसलिए इनको अगर वाइफ ज्यादा परेशान है तो करा लेना चाहिए। जी। डॉक्टर उमा, एक बात बताइए, जो डॉक्टर चंद्रशेखर अभी कह रहे थे कि ये तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हुई, लेकिन जोड़ खराब हो रहे हैं, इसकी जांच किन टेस्ट के जरिए होती है? जैसा कि हमेशा कहते हैं, गठिया जो है और ये जोड़ों का खराब होना बहुत सारे वजहों की वजह से होता है। दे आर मोर देन 200 कंडीशंस। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज कितनी है, कौन कौन से जोड़ अफेक्टेड हैं और जोड़ के साथ साथ कौन से सिम्टम्स पेशेंट को और ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे कि होता है, अगर हम 2-4 सिम्टम्स की बात करें, जैसे आईज ड्राई हो गई हैं, मुंह में ड्राइनेस है, या लेडी को रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, या स्किन पे चकत्ते से पड़ रहे हैं, बुखार बहुत दिन से चला आ रहा है, मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, तो इस बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के और कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व हैं ये ध्यान रख के कुछ टेस्ट करते हैं। एक तो कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं और कुछ गठिया स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, ANA, एंका, जो पेशेंट्स भी आजकल आके बताते हैं कि हमने ये टेस्ट करा लिया, HLA-B27, तो जांचें, स्पेसिफिक जांचें की जाती हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एक्सरे जाके जिस भी जॉइंट में पेन है वो एक्सरे करा लेते हैं उस पर्टिकुलर जॉइंट का, तो सारे जॉइंट के एक्सरे की जरूरत नहीं होती। एक्सरे डायग्नोसिस के लिए जरूरत होते हैं किसी स्पेसिफिक जॉइंट के, या फिर जैसे सर्जरी की बात आती है तो स्पेसिफिक जॉइंट जिसकी सर्जरी प्लान्ड है उसके जॉइंट की एक्सरे की जरूरत है। तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, रिकरेंट रेडियोलॉजिकल। और इसके बाद इलाज के क्या तरीके हैं वो भी आपसे जानेंगे। उससे पहले बीपी गौतम जी हैं गुड़गांव से फोन लाइन पर। गौतम जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे जोड़ों में, ये घुटने में दर्द हो रहा है जी, इसमें मुझे ज्यादा चलने में काफी दिक्कत आती है। कितने समय से आपको दर्द, और आपकी उम्र कितनी है गौतम जी? मेरी उम्र है 54 ईयर जी। और आपका वजन कितना है? वजन है मेरा 82 kg जी। डॉक्टर यूज सिंह, देखिए, जो घुटने की दर्द 54 साल की उम्र में हो रही है, यदि पहले कोई चोट नहीं लगी या पहले आपको कोई किसी तरह का उसमें इन्फेक्शन वगैरह ना हुआ हो, तो उम्र के साथ घुटनों की जो दर्द जो है काफ़ी कॉमन होती है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले डॉक्टर से जांच करवा लें कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है जो उम्र के साथ होता है या कोई और किसी तरह का आर्थराइटिस है। वेट ज्यादा वेट 82 बताया डॉक्टर बाकी साहब। हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है कि नहीं। BMI करते हैं उसके हिसाब से पता चल जाता है। कॉमनली यदि हम ये सोचें कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और अर्ली स्टेज है मान लीजिए, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घुटने की एक्सरसाइज करें। पेन किलर का डॉक्टर से सलाह ले कि कितनी खानी है उसी हिसाब से खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाएं तो गुर्दे पर, लिवर पर इसका या हार्ट के ऊपर असर होता है। तीसरी बात है कि वॉकिंग करना, अपना रोज़मर्रा की एक्टिविटी करना, चाहे दर्द हो तो भी करिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दर्द के साथ में आप फाइट कर लीजिए, दर्द होने दीजिए, और आप उसमें थोड़ा सा चलना बढ़ा लेंगे तो उसमें घुटने में चलने की क्षमता बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म में दर्द कम हो जाती है। डॉक्टर सिंह, इस तरह के जो भी पेशेंट्स होते हैं जनरली जिनको स्वेलिंग, स्टिफनेस या पेन हो, तेल मालिश पे भी बहुत जोर रहता है कि जाइए गर्म तेल से मालिश करवाइए तो जॉइंट ठीक हो जाएगा। क्या खास तौर पर इसका कोई फायदा है? एज एन एक्सपर्ट क्या समझते हैं आप? तेल लगाने से कुछ तरह के तेल तो होते हैं जिसके साथ में थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, मगर वो सिर्फ उसी जगह पर रहता है। मगर हमने एक चीज देखी है कि गर्म तेल लगा के लोग अपने स्किन जला लेते हैं, बहुत तेज गर्म तेल लगा लेते हैं। किसी भी तरह की गर्माई जैसे कि हॉट पैक, वो बोला जाता है कि फ्रेंड्स ऑफ एन ओल्ड मैन, तो हॉट पैक ही लगा लें। तेल जब चीज का पता नहीं है उसके बारे में ना लगाएं। यदि किसी ने प्रिस्क्राइब किया है तो जरूर ठीक ही होगा, अपने आप ना लगाएं। जी। हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। रजनीश सयाल हैं, वो ये जानना चाहते हैं, उनकी माताजी की उम्र 70 वर्ष है और उनका वजन है 80 किलो। उनको घुटनों में समस्या है। डॉक्टर यू सिंह, वो ये जानना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से उनको घुटने की समस्या चल रही है, बहुत धीरे धीरे चलती हैं वो। क्या वो अपना वजन अगर 10-15 किलो घटा लें तो क्या इससे उनके घुटने के दर्द में लाभ होगा? वजन का डायरेक्ट रिलेशन होता है घुटने की दर्द के ऊपर। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 किलो का वजन कम होना 3 किलो का असर होता है जी। तो ये तो डेफिनेट है। मगर बुजुर्ग आदमी वजन कम कैसे करे जब वो चल नहीं पाते हैं? यदि घुटने में क्षमता है कि वो उतना ज्यादा नहीं घिसा हुआ है, यदि दर्द को बर्दाश्त करके चलना बढ़ा लें तो बैठे नहीं तो उसमें फर्क पड़ जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो वजन कम हो जाएगा। जी। डॉक्टर उमा कुमार, अगर मैनेजमेंट की शुरुआत हो, सबसे पहले दर्द होता है तो बात आती है पेन किलर्स की। कभी कभी लोग खुद लेते हैं और कहीं डॉक्टर्स के पास जाकर भी उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। किस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट होगा और बहुत लंबे समय तक जो लोग खुद ही पेन किलर्स ले लेते हैं वो कितना सही है? सबसे पहले तो पेन किलर्स ट्रीटमेंट नहीं है आर्थराइटिस का, तो अपने आप तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और उनको लेने से पेन में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होती। तो एज आई ऑलवेज से दैट पेन किलर्स आर प्लेन किलर्स, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं वो स्पेशल दवाइयाँ होती हैं आर्थराइटिस के लिए। वो डिपेंड करती है किस प्रकार का आर्थराइटिस है, जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्हें हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि डॉक्टर के या स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। और जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है लाइफस्टाइल का। जी। और अब एक बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब मैनेजमेंट की बात आती है डॉक्टर उमा कुमार, तो हम दवाइयों की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्या ऑप्शंस क्या रहते हैं? क्योंकि अगर जोड़ खराब हो रहे हैं, कितनी तरह के ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जहां तक हो सर्जरी मुझे न करानी पड़े, और ये रहना भी चाहिए कि जरूरत ना पड़े सर्जन्स की, विच इज अ बैड न्यूज फॉर सर्जन्स। तो आर्थराइटिस के लक्षण होने पे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो दवाएं हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में कुछ दवाएं आती हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट है, लेफ्लुनोमाइड है, और भी 3-4 दवाएं हैं, उनसे ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। जो पेशेंट्स इन दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, तो रिफ्रैक्टरी डिजीज में वो मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, दैट कॉस्ट 5 to 7 lakhs अ ईयर। तो हमारे देश में प्रॉब्लम भी ये है कि
फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट कंडीशंस में सब लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो बहुत जुडिशियसली इन दवाओं को यूज करें। इसका मिसयूज भी होता है जी। स्टेरॉइड्स को लेकर जो लोगों के मन में एक बात रहती है, स्टेरॉइड्स देने नहीं देने हैं, और कई बार ये बात आती है कि हमें तो पता ही नहीं था और हमें स्टेरॉइड्स कोई दे रहा था। स्टेरॉइड्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? स्टेरॉइड्स अपने आप कभी नहीं लेने चाहिए, इनको हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की तरह समझना चाहिए कि आदत पड़ जाती है और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते बट हैं। जोड़ों में लाभ है, लेकिन इनको लेने से हो सकता है कि वो दब जाएं चीजें, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। उनको डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर डॉक्टर जरूरी समझेंगे तो स्टेरॉइड्स यूज करेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड्स कैन बी लाइफ सेविंग ऑल्सो इन सर्टेन सिचुएशंस, सो दे आर नॉट बैड ड्रग्स। बस ये है कि उनको बहुत जुडिशियसली अप्रोप्रिएट कंडीशंस में यूज करना चाहिए बाय द डॉक्टर। एक स्पेशलिस्ट ही तय करेगा। यहाँ एक थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा। जरूर, बहुत संक्षेप में एक फोन भी लेना। स्टेरॉइड जो है वो खाने वाले हैं, उनमें ध्यान से। स्टेरॉइड कई बार लोकली जॉइंट में इंजेक्ट किए जाते हैं, उनके स्पेसिफिक इंडिकेशन है जो कि इन्फ्लेमेशन में काफी मदद करते हैं और साथ साथ बाकी शरीर का नुकसान नहीं करते। जी डॉक्टर मारिया, वो ये कि दवाई से तो इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन जो बुरी खबर थी अब तक सर्जन के लिए वो जरा बदल रही है। अब कोई चारा नहीं है, मुझे सर्जन के पास जाना ही जाना है। तो क्या करेंगे आप और कैसे तय होगा कि अब क्या मुझे जोड़ बदलवाने की जरूरत है, और अगर है तो क्या पैरामीटर्स हैं उसके? देखिए, पहली चीज एक्सरे, जैसे कहा गया, वो बहुत कुछ बता देती है। अगर एक्सरे दिखाती है कि जोड़ डेफिनेटली खराब नहीं है, तो पहले मेडिसिन और फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत मदद देती है। अगर ये सब कर लिया और दर्द बहुत है, और एक इंडिकेटर दर्द के अलावा है कि रात को नींद डिस्टर्ब होती है, स्लीप अच्छी नहीं आती, जिससे कि सुबह मरीज एक बहुत फाउल मूड और अनहैप्पीनेस जिसे कहते हैं उसमें होता है, तब ये मेजर इंडिकेटर हैं। तो ये सारे इंडिकेटर साथ में जब मिला लिए जाएं और देखें कि पेशेंट को अब क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब कि आप रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सब मिलाकर इंडिकेशन बनती है, ना केवल एक्सरे और ना केवल थोड़ी बहुत टेढ़ापन या छोटी मोटी चीजों के लिए जोड़ नहीं बदलने चाहिए। जी डॉक्टर यादव, जब भी इस तरह की स्थिति आती है, कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि हमें बाद में जाकर शायद रिप्लेसमेंट करवाना होगा, क्यों ना इसको पहले ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाए। और वहीं दूसरी इसके अंदर एक और व्यू पॉइंट ये है कि जितना हो सके डिले करें। तो क्या जल्दी करवाना, अर्ली स्टेज पे रिप्लेसमेंट करवाना और डिले करना, क्या फर्क रहेगा और सही समय कैसे तय? जितना अगर डिले कर सकते हैं वो अच्छी बात है, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप मेंटेन कर पा रहे हैं। और मैं ये कहता हूं, अगर सर्टेन एक्सटेंट तक कंप्रोमाइज्ड भी है, एंड अगर आप हफ्ते में 1-2 गोली खा के भी आपके काम चला पा रहे हैं और जॉइंट आपके टेढ़े नहीं हुए हैं, क्योंकि टेढ़े जॉइंट को बचा के रखने का कोई फायदा नहीं होता है, बहुत तेजी से डिजेनरेट होते हैं। स्ट्रेट जॉइंट है, कभी कभी आपको पेन होता है, लेकिन कई बार जैसे कि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में वो 18-20 साल पे भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल व्हीलचेयर बाउंड है, बेड रिडन है, चारों जॉइंट खराब है, तो उसमें फिर एज को नहीं देखा जाता है। उसमें फिर और लास्ट रिसोर्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। दवाइयां उन्होंने ली नहीं या फेल हो गई। दवाई 100% केसेस को फायदा नहीं करती, रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं तो जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें एज नहीं देखी जाती। अदरवाइज नेचुरल जॉइंट को बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। और एक और बात है, जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर आप 50-60 साल के आसपास करो तो ये लगभग लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, अगर ठीक से किया गया है, डेडिकेटेड ट्रेन्ड सर्जन हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो लगभग लाइफ लॉन्ग है। लेकिन इस एज में अगर 20-22 साल में आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया है तो हो सकता है लाइफ में एक बार दोबारा से और जॉइंट बदलने की जरूरत पड़े, और वो भी पॉसिबल है, दोबारा से बदला जा सकता है। जी, और इसका तमाम जो ये रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन होगा, इसका खर्च तकरीबन कितना हो सकता है और कहां से करवाया जाएगा? एम्स में तो फ्री होता है, जैसे कि बीपीएल और एपीएल जिनके कार्ड होते हैं, हम लोग लिखते हैं उनको, भाई इनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से उनका एक कोष है, उससे पैसा आ जाता है, 2-3 महीने के अंदर पेशेंट एडमिट हो जाता है, फ्री में होता है। लेकिन और भी जो एपीएल बीपीएल नहीं है, उनके लिए भी कुछ फंड होते हैं। हमारे लिखने के बाद पूरा अमाउंट ना मिले तो कुछ अमाउंट उनको मिल जाता है एम्स के अंदर। जी।
और जहां तक अगर पेशेंट को अपनी पॉकेट से ही खर्च करना है तो कोई एक हिप या नी जॉइंट लगभग 70,000 से लेके 1 लाख तक का आता है डिस्पोजेबल मिला के। तो इसमें एक जॉइंट में इतना खर्चा आता है क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में इसके ऊपर और कोई खर्चा नहीं जी, आता। और प्राइवेट सेटअप में डॉक्टर मारिया? जी, प्राइवेट सेटअप में करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख तक, डिपेंडिंग कि आप जोड़ किस क्वालिटी का या कितना उम्र के हिसाब से कितना आप चाहते हैं कि जोड़ ज्यादा से ज्यादा जैसे चले, तो जितना आप मॉडर्न या जितना वो लेंगे उसमें थोड़ी सी कीमत और बढ़ेगी, लेकिन डेफिनेटली वो 1.5 से 2.5 लाख की रेंज रहती है, वो हिप है या नी है। एक बात जो अक्सर जो सुनने को मिलती है डॉक्टर मारिया, थोड़ी सी चर्चा कर लें जरा इस पर कि 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख क्वालिटी की जो बात होती है जोड़ की, तो जोड़ की क्वालिटी मतलब ये मरीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके परिजनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी को कहा जाए कि मतलब तुम्हारा जोड़ बदला जाना है, जैसे हार्ट के लिए होता है स्टेंट, इस क्वालिटी कौन तय करेगा? तो तय तो मरीज को मतलब अपनी जेब के हिसाब से तय करे, लेकिन क्वालिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज होती है या कितना लाभ होता है उससे जरा बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। 2 चीज है क्वालिटी में भी। क्वालिटी में एक चीज तो है कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ हुई, किस बनावट कहाँ से है, और दूसरा किस टाइप का जोड़ है। फर्क ऐसे है, 60-70 साल का पेशेंट है, आप उसमें सीमेंटेड हिप डाल सकते हैं। सीमेंटेड हिप की कीमत है 40-45 हजार रुपये। लेकिन एक यंग मरीज है जिसमें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 25-30 साल मुझे चलाना है, तब इसकी कीमत बढ़ के लाख, 1.25 लाख भी हो सकती है। ये तो कॉस्ट बताई मैंने आपको इम्प्लांट की। जब मैंने आपसे कहा 1.5 से 2.5, उसमें बाकी खर्चे भी हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिसके कि अंदर प्राइवेट के अंदर नेचुरली वो खर्चे नहीं, वो इस 1.5 से 2.5 में है। अच्छा। लेकिन इम्प्लांट मिलाकर मैं आपसे टोटल कॉस्ट बता रहा हूं, जाकि गवर्नमेंट सेक्टर में बाकी की कॉस्ट्स, infrastructural costs, the salary of the working, this thing is all included, and the benefit is directly passed on, which is a wonderful thing. लेकिन इधर इसलिए वेरिएशन कॉस्ट में आती है। ये बात हम थोड़ी विस्तार से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज शायद पहली बार इस कार्यक्रम में इस पक्ष पर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर पा रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, ये जो बात है, क्या मरीज को चॉइस जैसा बताया गया कि अगर मरीज की उम्र ज्यादा है तो सीमेंटेड जॉइंट, तो क्या ये डॉक्टर्स की तरफ से ये सलाह दी जाती है आपको कोई जरूरत नहीं है आपको 1.5 लाख रुपए का जॉइंट डलवाने की, आप 70,000 का जॉइंट डलवाइए क्योंकि आपकी उम्र इतनी है, कोई जरूरत ही नहीं है? क्या इतनी क्लियर कट नहीं इस तरह की सलाह आपकी नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती, नहीं दी। बहुत ज्यादा मार्केट फोर्सेस हावी हैं और सलाह ये नहीं जाती। और दूसरी बात, रोज न्यूज़पेपर्स में आप देखते होंगे कि एक ऐसा जॉइंट आता है, वो उसकी कीमत अक्सर ज्यादा होती है ऐसे जॉइंट्स की, उनको मार्केट में प्रमोट करने के लिए झूठे एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, जबकि बेसिक हिप और नी जॉइंट मोटा मोटा सा क्लासिफिकेशन तो है, एक सीमेंटेड वाला, अनसीमेंटेड वाला, और उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, हेड का साइज कितना है, लेकिन मोर और लेस सारे जॉइंट की फाउंडेशन वही है, वो सारे एक जैसा ही काम करते हैं। मजबूती भी उतनी है लगभग? हाँ, मजबूती भी उतनी है? मजबूती भी लगभग उतनी है। अच्छा। जैसे कि एक जॉइंट अभी 2 लाख रुपए का आया है ना, अब यूजुअली वो जॉइंट होते हैं 70,000 से लेके 1 लाख तक के नी जॉइंट आ जाते हैं जी। तो मैं नहीं समझता ये 1 लाख वाला या 70,000 वाला जॉइंट उन जॉइंटों से कहीं भी कम है। जी डॉक्टर मारिया, एक बार किसी व्यक्ति का रिप्लेसमेंट हो गया, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं व्यक्ति को और कितना सुधार होगा उसकी वो लाइफ जो पहले थी सर्जरी से पहले और उसके बाद? क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में पहली चीज, पेन तो पूरी चली जानी चाहिए और काफी हद तक डिफॉर्मिटी भी करेक्ट हो जाती है। और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन अगर ये हो कि मैं कुदरत वाला जोड़ मुझे मिल जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। वो तो आपको कहीं चोट भी लग जाए तो वो स्किन की हीलिंग में भी एक निशान रहता है। सो दैट डिफरेंस थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन 1-2 चीजें जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में मेजर मरीज को बतानी बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि ज्यादातर जोड़ के बाद आप नीचे नहीं बैठ सकते। दूसरी चीज जो कि साफ बता देनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन इस जोड़ का 15 से 20
या कुछ जैसे कह रहे हैं नए प्रोडक्ट है, सिरेमिक्स हैं, ये चीजें इन कीमतों के साथ डेफिनेटली कीमतें बढ़ती हैं। अब ये एक डबल एज्ड जैसे कहते हैं वेपन है, सॉर्ड है। इसमें आज आप एक तरफ देखते हैं कि ये वाला जोड़ जो डल रहा है ये 25 साल से डल रहा है और ये कितने साल चला। दूसरी तरफ एक नई चीज आ रही है जो कि लैब में टेस्ट की जाती हैं और वो कहते हैं कि लैब में देखा गया कि इतनी बार इसको चलाने से ये इतने साल, अगर एक आदमी 1 मिलियन साइकिल साल में चलता है तो ये 30 मिलियन साइकिल लैब में लेबोरेटरी में चला, तो उम्मीद है कि ये जोड़ इतनी देर चलेगा। अब हर बार नया जोड़ 1 लाख आदमी में डाल के 30 साल आप इंतजार, आज की दुनिया के पास इतनी पेशेंस कहाँ है जी। तो उसमें से एक आध बारी कुछ इम्प्लांट्स उस अपनी कसौटी पे नहीं उतरते और ज्यादातर जो नए इम्प्लांट आते हैं जिसमें इतनी रिसर्च और एफर्ट जाता है। और दूसरा यह है कि जब इस टाइप के पेशेंट, कुछ पेशेंट्स, थोड़ा सा इस पे भी विस्तार करना जरूरी है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में एक और डिफरेंस है। जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर मरीज आता है वो कहता है कि मुझे सबसे नया बताइए क्या है, मुझे सवाल करने हैं, मुझे ये है, और वो हम बताएं ना बताएं वो जानना चाहता है। उसने इंटरनेट पढ़ा है, उसने 6 पर्ची और लेकर आया है, उसके पास ऑप्शंस हैं और अगर वो खुश नहीं है उसके पास हवाई जहाज है कि वो अमेरिका या इंग्लैंड चला जाए, तब उसको बताना पड़ता है। आज की तारीख में अच्छी से अच्छी नी, मैं मानता हूं डॉक्टर यादव के साथ कि 80-90 हजार रुपए की नी इज एक्सीलेंट इन 90 परसेंटाइल, पर क्या करें जब विदेश की नी 2 लाख में बिक रही है और मरीज कहता है कि मुझे वही चाहिए। वो एक मार्केट है, एक वो मार्केट इशू आ जाती है, बाजार है जिसकी अलग 90% अलग डिमांड्स हैं, अलग चीज है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वो इंडिया है, फिर वो इंडिया है, हर टाइप ढाबा भी है, यहाँ 5 स्टार होटल भी है, परोठे का स्वाद एक ही है। बहुत बढ़िया, लोगों तक संदेश पहुंच गया बहुत स्पष्टता से। मुंबई से कौशल मेहता जी हैं टेलीफोन लाइन पर। कौशल मेहता जी, सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न है, मेरी दादी की उम्र अबव 85 इयर्स है। 85? हाँ जी। और हमने उनका जो है वो पूरी तरह से ऐसा घिस गया है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल वो खड़े नहीं रह सकते और मूवमेंट भी जितना होता है तो घुटने में दर्द होने लगता है और उनका पैर भी जो है घुटने से फोल्ड हो गया है, मतलब थोड़ा ऐसे झुक गया है जी, हो गया है। तो इस रिगार्ड में मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये नी रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे पेन किलर्स वगैरह और ये कैल्शियम का गोली वगैरह ही चल रहा है, तो ज्यादा ये करना भी ठीक रहेगा, ये गोली वगैरह, पेन किलर वगैरह? आपने जिन डॉक्टर को दिखाया उन्होंने क्या कहा, घुटना बदलना है? उनका तो सुझाव ये पड़ता है कि अब अभी उम्र के हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अभी नई तकनीक वगैरह की जो हो रही है तो उससे कुछ ऐसा कोई हम जान सकते हैं कि कुछ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर चंद्रशेखर, 85 वर्ष की उम्र है, तो घुटने में समस्या है। 85 साल मैंने फिर बताया, इट इज द फिजियोलॉजिकल पे, 85 साल के, लेकिन आप 70 के लगते हैं। फिजियोलॉजिकल एज मैटर कर सकती है जी, लेकिन इसमें ये एक डॉक्टर ने वहां मना किया करना बहुत जरूरी है। ये वास्तव में अम्मा जो चल रही है, 85 साल में 50 बीमारियां हो जाती हैं, आपको पता ही है जी। एल्जीमर हो गया, फिर भी नहीं चलोगे, या कोई वीकनेस, स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, तो ये वास्तव में घुटना ही एक लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये नहीं चल पा रही है। बाकी और सब चीजें ठीक है, तो डेफिनेटली 85 साल की एज कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, और अम्मा सर्जरी के लिए फिट है, सर्जरी को विदस्टैंड कर लेती है, तो करवा सकते हैं जी। डॉक्टर यूसिंग, रिप्लेसमेंट होने के बाद अगर एक बार ये सर्जरी हो गई, उसके बाद किस तरह से फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी उस व्यक्ति को वापस लाने में और उसकी मोशन को ठीक करने में? आप ऐसा मत बैठ जाइए कि घुटना मेरा बदला जाएगा तो मैं सही हो जाऊंगा। उससे पहले मांसपेशियों की हरकत, उसकी जो ताकत है वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसका जो रेंज ऑफ मोशन की कितना मुड़ता है घुटना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो अवेलेबल रेंज है, पेन फ्री रेंज है, और हल्का सा पेनफुल रेंज में भी उसको मूवमेंट करना चाहिए और चलते रहना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का जोड़ लगा है और सर्जन ने कितने दिनों के बाद कहा है कि वेट बेयरिंग कर सकते हैं, अक्सर तो दूसरे तीसरे दिन ही करा देते हैं वॉकर के साथ में। तो रेंज ऑफ मोशन कहने का मतलब कि घुटने को मोड़ना और घुटने के आसपास के मसल्स की ताकत को बढ़ाना, और फिर सही समय पर कितना वजन डाल के चलने की कोशिश करना, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। यदि आदमी नहीं चलता दर्द के मारे, वो दर्द तब होती है कि जब मसल्स कमजोर होते हैं, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए चलने की चेष्टा करने से
अल्टीमेटली सक्सेस मिलती है। जी, और इस समय सरिता जी हैं चेन्नई से फोन लाइन पर हमारे साथ। सरिता जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। मैं सरिता बोल रही हूँ जी। मेरे को ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और मुझे थायराइड और डायबिटीज भी है जी। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मेरे ये इन जो अभी तक तो मेरे हाथों में दर्द है ज्यादा, तो ये क्या मेरे हिप्स और मेरे घुटनों पे भी अफेक्ट कर सकता है जी। और ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सॉलिट्रेक्स 15 और वो ले रही हूँ ज़ाइक्यू, तो उससे मुझे मतलब हाथों में ज्यादा आराम नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर ने बोला है कि मैं वेट ना उठाऊं बिल्कुल भी जी। डॉक्टर उमा कुमार, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कोई भी जॉइंट अफेक्टेड हो सकता है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं जो ओरल मेडिसिन होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। वो सब मेडिसिन ट्राई करने चाहिए और डिजीज़ एक्टिविटी पूरी तरह कंट्रोल में होनी चाहिए दवाओं से, नहीं तो फिर जॉइंट डैमेज होते रहते हैं और बाकी की परेशानियां हो जाती हैं। दूसरा, इन्होंने कहा इनको थायराइड की प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ है, तो एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सिर्फ जॉइंट तक ही लिमिटेड नहीं रहती। 60% लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, ये देखा गया है। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये भी सारी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि जो आर्थराइटिस होती है वो इन्फ्लेमेशन, सूजन की स्टेज है जो बॉडी में चलती रहती है और उसकी वजह से और सारी बीमारियों होने का खतरा भी बना रहता है। डॉक्टर उमा, एक और आप जल्दी से बता दें कि जैसा रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी, अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस है, जॉइंट खराब हुआ, रिप्लेस हो गया, रिप्लेसमेंट के बाद क्या दवाएं बंद हो जाएंगी या उसको जारी रखेंगे? अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो दवाएं जारी रहती हैं रिप्लेसमेंट के बाद भी। रिप्लेसमेंट के दौरान भी कुछ दवाएं कंटिन्यू करनी होती हैं, जैसे कि कुछ मीथोट्रेक्सेट, सल्फासैलाजीन और भी 1-2 दवाएं हैं। बाकी कुछ दवाइयां टेम्पोरेरीली हम बंद करते हैं जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा कम हो जाए और हीलिंग प्रॉपर हो जाए। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में जॉइंट प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। किस तरह के लक्षण होते हैं, इलाज कैसा होता है, बहुत सी बातें हमने जानी है। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। जोड़ों की समस्याएं और जोड़ बदलने के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 545 का सवाल था कि इनमें से क्या प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को नहीं बढ़ाता। सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा यानी स्टेटिन्स का सेवन नहीं बढ़ाता प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है कि जोड़ों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, जोड़ों के लिए व्यायाम आवश्यक है। ऑप्शन बी, प्राकृतिक जोड़ कृत्रिम जोड़ से हमेशा बेहतर होते हैं। या फिर ऑप्शन सी, जोड़ बदलने के बाद जीवन शैली में बदलाव जरूरी नहीं है। आप अपने जवाब हमें 27 सितंबर तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 545 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर यादव, आज के कौन है लकी विनर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। गौतम सैनी, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। गौतम सैनी, बहुत बधाई इनको। और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर उमा कुमार, आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंक्लूड करता है बोन्स, मांसपेशियां, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जो कि हड्डियों को जोड़ते हैं। डॉक्टर यूल सिंह, अगर मांसपेशियां मजबूत हो तो जोड़ भी ठीक रहेंगे? जी बिल्कुल।
डॉक्टर मारिया, कुपोषण से यानी मैलन्यूट्रिशन से जोड़ खराब हो सकते हैं? जी हाँ, उसमें लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, डायबिटीज जैसी बीमारियां जो कि मेलन्यूट्रिशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकती हैं। जी डॉक्टर यादव, जितनी कम कसरत और जितना ज्यादा आराम, जोड़ उतने बेहतर रहेंगे? नहीं, डॉक्टर यू सिंह ने बताया कसरत, मैं कहता हूं मोशन, लोशन इज मोशन एंड मोशन इज लोशन, दैट इज। डॉक्टर उमा कुमार, जोड़ खराब होने की सबसे बड़ी वजह आर्थराइटिस है? ये सही है। डॉक्टर यू सिंह, जोड़ों की समस्याएं सिर्फ बुजुर्गों में ही होती हैं? नहीं, बच्चों में भी हो सकती हैं और बड़ों में भी। डॉक्टर मारिया, घुटने की समस्या सिर्फ मोटे लोगों में होती है? जी नहीं। डॉक्टर यादव, दुबले लोगों को जोड़ों की समस्याएं कभी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर उमा कुमार, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में जोड़ों की समस्या ज्यादा होती है? सीरियस वाली आर्थराइटिस की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा होती है। डॉक्टर यू सिंह, जोड़ में लगी कोई चोट भविष्य में चलकर समस्या बन सकती है? जी, हो सकता है, यदि बोन की अलाइनमेंट खराब हो जाए तो। डॉक्टर मारिया, खिलाड़ी और ज्यादा कसरत करने वालों के जोड़ जल्दी घिस जाते हैं? जरूरी नहीं, क्योंकि अगर उस कसरत या खेलने में उन्हें चोट लगे तो हाँ, नहीं तो नॉर्मली नहीं। डॉक्टर यादव, कौन सा जोड़ सबसे पहले खराब होता है? घुटना। डॉक्टर उमा कुमार, सुबह जागने पर हाथ पैरों में जकड़न हो तो इसे क्या समझें? अगर वो जकड़न बहुत देर तक रहती है और बहुत दिनों तक परसिस्ट करती है तो वो एक गठिया का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर यू सिंह, जोड़ों की समस्या का पहला लक्षण उंगलियों में दर्द होता है? जरूरी नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शायद। डॉक्टर मारिया, जोड़ में अगर समस्या होगी तो सूजन जरूर होगी? शुरू में नहीं, कुछ दिन बाद। डॉक्टर यादव, जोड़ में समस्या के और क्या लक्षण हो सकते हैं? सबसे बड़ा समस्या पेन इज द मोस्ट कॉमन एंड कांस्टेंट फीचर। फिर सूजन और टेढ़ापन, स्टिफनेस। डॉक्टर उमा, जोड़ों में कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले कौन सी जांच करवाएं? जोड़ों में कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो रूमेटोलॉजिस्ट प्रेफरेबली, नहीं तो फिजिशियंस अगर अवेलेबल है तो। डॉक्टर यू सिंह, जोड़ों में दर्द हो तो काम करना बिल्कुल बंद कर दें, जोड़ ठीक हो जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है। अपना काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खासतौर से बुजुर्गों के लिए कहा जाता है यूज इट और लूज इट। डॉक्टर मारिया, अगर जोड़ों में दर्द है तो गर्म पानी से स्नान और तेल मालिश से बहुत फायदा होता है। गरम कोई भी चीज, जैसे पहले डॉक्टर यू सिंह ने कहा, बहुत आराम देता है, पर जो अगर आपने मालिश वगैरह करनी है तो हल्के हाथ से अपने आप कीजिए। कोई और करेगा तो उसे पता नहीं कि कितना जोर लगाना है। कोई अपने आप को खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी डॉक्टर यादव, पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं लंबे समय तक लेने से कोई नुकसान नहीं होता? बहुत लंबे समय तक लेने से, लगातार लेने से डेली बेसिस पे नुकसान हो सकता है। डॉक्टर उमा, दही, चावल, मूली, इस तरह की ठंडी चीजें खाने से जोड़ों में जकड़न बढ़ती है? किसी भी चीज को खाने से जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है तो उस पर्टिकुलर चीज को अवॉइड करें। डॉक्टर यू सिंह, जब दवाओं का असर न हो तभी फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए? अक्सर आर्थराइटिस में दवाई, थेरेपी और एक्टिविटी तीनों साथ साथ चलते हैं। डॉक्टर मारिया, सिर्फ एक्सरे से ही जोड़ की हालत का पता लग जाता है? नहीं, अगर जोड़ खराब हो गया है और जहां मेरी और डॉक्टर यादव की जरूरत है, उसके लिए एक्सरे काफी है, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले डॉक्टर उमा और डॉक्टर यू सिंह की बहुत जरूरत है। एक ब्रीफली, डॉक्टर उमा रूमेटोलॉजिस्ट है, ये हमारी साइंस में जो शी फाइंड्स द राइट वुड। मैं और डॉक्टर यादव सर्जन है, वी मेक द कैबिनेट एंड डॉक्टर यू सिंह he will polish the cabinet and together we have to treat the patient. डॉक्टर यादव, जोड़ बदलने की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाए और यही जोड़ बदलने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। जी डॉक्टर उमा, स्टेरॉइड, डिमार्ट जैसी दवाओं के इलाज से जोड़ नहीं बदलवाने पड़ते? ज्यादातर नहीं बदलवाने पड़ते अगर अर्ली स्टेज में डॉक्टर ने ये शुरू कर दिया है तो। डॉक्टर यू सिंह, जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है वॉकिंग। डॉक्टर मारिया, अधिक जोखिम वालों को, हाई रिस्क ग्रुप को क्या सावधानी जरूर बरतनी चाहिए? किसी भी स्टेज पे हाई रिस्क दो टाइप की है। एक हाई रिस्क है बीमारियां जो दूसरी हाई रिस्क पे हैं, दूसरा सेडेंट्री वर्कर और तीसरा जिन्हें कोई चोट वोट लगी है। सेडेंट्री वर्कर को
एक्सरसाइज और चलना फिरना है। जिनको कि डायबिटीज है, कुछ हद तक फैमिली हिस्ट्री है, उनको उन चीजों को मद्देनजर अपना वजन और अपनी कसरत का रेजिम एक अच्छा रखना चाहिए। और तीसरा, जिनको चोट लग जाए उस चोट का इमीडिएटली इलाज करके और लंबे अरसे तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज सारी उम्र करनी चाहिए। जी, और आखिरी सवाल डॉक्टर यादव आपसे, जोड़ बदलवाने के बाद किन बातों का खास ख्याल रखें? जैसे डॉक्टर यू सिंह ने बताया कि एक्सरसाइज बिल्कुल करते रहना चाहिए। दूसरा, अगर गठिया वाली अर्थराइटिस की वजह से खराब हुआ है तो गठिया की दवा बंद नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, पालती मार के उकड़ू बैठना अवॉइड करना चाहिए। आप ये पॉसिबल तो होता है लेकिन अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छी बात है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर यादव, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर यू सिंह और डॉक्टर उमा कुमार, आप सभी का। विशेषज्ञों ने बताया है कि किस तरह से पहचान की जाए और जरूरत इस बात की है कि इधर उधर भागने की बजाय आप विशेषज्ञ के पास जाएं और विशेषज्ञ ही ये तय करे कि बीमारी की गंभीरता कितनी है और इसका इलाज कैसे करना है। कार्यक्रम के शुरू में हमने ये बात कही थी कि सब लोग चाहते हैं ज्यादा जीना, लंबी उम्र सभी चाहते हैं, लेकिन लंबी उम्र अपने साथ कुछ समस्याएं भी लाती है। अगले सप्ताह मैं और किरण जब लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक ऐसी ही समस्या के बारे में जो अक्सर बुजुर्गों में ही होती है, अल्जाइमर्स। जरूर देखिएगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार। Ha 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 ha!